वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न पर चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है गेटवे एग्रीगेशन। हाँ, गेटवे एग्रीगेशन। और इसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक बहुत अच्छे आर्टिकल को अपना आधार बनाया है। राइट। तो हमारा मकसद ये समझना है कि जब किसी एप्लीकेशन को एक काम पूरा करने के लिए कई अलग अलग बैकएंड सिस्टम से जानकारी मंगानी पड़ती है, तो उस पूरे कम्युनिकेशन को सिंपल और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। इसका एक आम उदाहरण सोचिए। एक मोबाइल ऐप को हमारी प्रोफाइल दिखानी है, हमारी शॉपिंग कार्ट दिखानी है और शायद कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी। एग्जैक्टली तो इसके लिए आपको 3 अलग-अलग सर्विसेज को कॉल करना पड़ता है। ये बहुत चैटी हो जाता है, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच बहुत ज्यादा बातचीत होती है। हाँ, और आज हम इसी समस्या और इसके समाधान की गहराई में उतरेंगे। चलिए पहले इस समस्या को थोड़ा और समझते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक क्लाइंट, जैसे हमारा मोबाइल ऐप, एक ही स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए 3, 4 या शायद 10 अलग-अलग बैकएंड सर्विसेज से बात कर रहा है। तो आर्टिकल में यही बताया गया है कि हर एक रिक्वेस्ट, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हाँ, वो नेटवर्क पर एक पूरा राउंड ट्रिप करती है और सर्वर पर रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है। और जैसे जैसे ऐप में नए फीचर्स जुड़ते हैं, इन रिक्वेस्ट की संख्या तो बढ़ती जाती है। बिल्कुल, और इससे नेटवर्क पर बोझ बढ़ता है। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के दौर में तो ये समस्या और भी आम हो गई है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल एप्लीकेशंस को छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ा जाता है। ये अच्छी बात है, पर इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इन सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन काफी बढ़ जाता है। आर्टिकल में एक डायग्राम के जरिए इसे समझाया भी गया है। हाँ, कि क्लाइंट पहले सर्विस 1 को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्विस 2 को, फिर सर्विस 3 को, और तीनों सर्विसेज अपना अपना जवाब वापस भेजती है। अब सोचिए, अगर ये सब एक सेल्युलर नेटवर्क पर हो रहा है जहां लेटेंसी यानी देरी ज्यादा होती है, तो ये तरीका बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाता है। हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन बनाओ, डेटा भेजो, जवाब का इंतजार करो। इसमें कनेक्शन टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। हाँ, या रिक्वेस्ट के अधूरे रह जाने का, मतलब हर एक कॉल फेलियर का एक नया मौका बन जाती है। तो जाहिर है इसका कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। चलिए अब समाधान पर आते हैं। इसका समाधान है एक गेटवे का इस्तेमाल करना। ये गेटवे क्लाइंट और बैकएंड सर्विसेज के बीच एक तरह के इंटेलिजेंट मिडलमैन का काम करता है। हाँ, आप उसे ट्रैफिक कंट्रोलर भी कह सकती हैं। अच्छा, मतलब अब क्लाइंट को 3 अलग-अलग रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वो गेटवे को सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजेगा। बस एक रिक्वेस्ट। हाँ, और उस एक रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट बता देगा कि उसे कौन कौन सी जानकारी चाहिए। ओके। गेटवे उस रिक्वेस्ट को लेता है, उसे अनपैक करता है और समझता है कि उसे प्रोफाइल सर्विस, कार्ट सर्विस और रिकमेंडेशन सर्विस, इन तीनों से बात करनी है। और फिर गेटवे ये तीनों रिक्वेस्ट बैकएंड में पैरेलल में भेज देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सारी मेहनत अब गेटवे कर रहा है। हाँ, और जब तीनों बैकएंड सर्विसेज से जवाब वापस गेटवे के पास आ जाते हैं, तो गेटवे उन सभी नतीजों को एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट मतलब एक साथ मिलाता है। जी, और क्लाइंट को एक सिंगल कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स में वापस भेज देता है। तो क्लाइंट के नजरिए से देखें तो उसने एक सवाल पूछा और उसे एक ही जवाब मिला। बिल्कुल। इससे तो परफॉर्मेंस पर, खासकर हाई लेटेंसी नेटवर्क्स पर बहुत अच्छा असर पड़ता होगा। हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन अगर कोई चीज इतनी अच्छी है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां भी जरूर होंगी। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। आर्टिकल में इन चुनौतियों पर खास ध्यान देने को कहा गया है। सबसे पहली चिंता क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता ये है कि गेटवे एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर? हाँ, सोचिए, ये एक बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस जैसा है। अगर मेन एंट्रेंस ही जाम हो गया तो कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता, भले ही अंदर सारे ऑफिस ठीक काम कर रहे हों। एग्जैक्टली। मतलब अगर गेटवे डाउन हो गया तो पूरी एप्लीकेशन ठप। तो इसे हाई अवेलेबिलिटी के लिए डिजाइन करना बहुत बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चिंता ये है कि ये एक बॉटलनेक भी बन सकता है। अच्छा, अगर गेटवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया और वो उसे हैंडल नहीं कर पाया, तो पूरी सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो हमने एक चार्टी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में एक स्लो गेटवे की नई और शायद ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बना दी। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इस गेटवे को मजबूत बनाने के लिए क्या तरीके हैं? आर्टिकल में बल्क हेड्स, सर्किट ब्रेकिंग, रीट्राई और टाइम आउट्स जैसी कुछ टेक्निक्स का जिक्र है। जी, ये रेजिलियंस पैटर्न्स हैं। ये गेटवे को मजबूत बनाते हैं। सर्किट ब्रेकिंग, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर जैसा लग रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। अगर कोई बैकएंड सर्विस बार बार फेल हो रही है, तो गेटवे उसे लगातार कॉल करना बंद कर देगा। अच्छा, ताकि उस सर्विस को रिकवर होने का मौका मिले और गेटवे के रिसोर्सेज भी बर्बाद ना हो। ये तो समझ आया, पर ये बल्क हेड्स क्या है?
सुनने में जहाज के हिस्से जैसा लगता है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। जैसे जहाज में पानी को रोकने के लिए अलग-अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। ताकि एक में छेद होने पर पूरा जहाज ना डूबे। एग्जैक्टली। वैसे ही बल्क हेड्स पैटर्न में हम गेटवे के रिसोर्सेज को अलग-अलग बैकएंड सर्विस के लिए पार्टीशन कर देते हैं। मतलब अगर एक सर्विस बहुत ज्यादा रिसोर्स ले रही है तो वो दूसरी सर्विसेज को दिए गए रिसोर्सेज को प्रभावित न करे। इससे कैस्केडिंग फेलियर यानी एक की वजह से सबका फेल होना रुक जाता है। ये तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए 3 में से 2 सर्विसेज ने तो जल्दी जवाब दे दिया, लेकिन एक सर्विस बहुत ज्यादा समय ले रही है, तब क्या होगा? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। ऐसे में गेटवे एक प्रीडिफाइंड टाइम आउट के बाद इंतजार करना बंद कर सकता है। और ये एक्सेप्टेबल हो सकता है कि गेटवे जितना डेटा मिला है यानी पार्शियल डेटा उतना ही क्लाइंट को वापस भेज दे। लेकिन क्या अधूरा डेटा दिखाना एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है? ये एक ट्रेड ऑफ है। क्या यूजर को एक अधूरी स्क्रीन दिखाना बेहतर है या उसे एक लोडिंग स्पिनर दिखाते हुए अनिश्चित काल तक इंतजार करवाना? बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में कुछ दिखाना कुछ न दिखाने से बेहतर होता है। आर्टिकल में कुछ और भी जरूरी बातें बताई गई हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस के लिए एसिंक्रोनस आईओ का इस्तेमाल करना। इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? एसिंक्रोनस आईओ का मतलब है कि गेटवे एक रिक्वेस्ट भेजकर उसके जवाब का इंतजार करते हुए ब्लॉक नहीं होता। ओके। ये एक बिजी शेफ की तरह है जो एक डिश को पकने के लिए छोड़कर सब्जियां काटना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ पैन को देखता रहे। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह गेटवे एक बैकएंड सर्विस के जवाब का इंतजार करते हुए दूसरी रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सकता है। इससे उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ये तो बहुत क्लेवर है। एक और बात कही गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग और कोरिलेशन आईडीज। हाँ, ये ट्रबल शूटिंग के लिए है, राइट? जी। जब एक रिक्वेस्ट गेटवे से होकर कई माइक्रो सर्विसेज तक जाती है, तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग में हम हर रिक्वेस्ट को एक यूनिक आईडी देते हैं, जिसे कोरिलेशन आईडी कहते हैं। अच्छा, ये आईडी एक धागे की तरह काम करती है, जिसे पकड़कर हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट सर्विस ए से सर्विस बी और फिर सर्विस सी तक कैसे गई और कहाँ पर टूटी। ये सुनने में तो बहुत सुरक्षित लगता है, पर क्या इससे ट्रबल शूटिंग मुश्किल नहीं हो जाती? मतलब अब हर समस्या की जांच गेटवे से ही शुरू करनी पड़ेगी, जो खुद में कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। आपकी बात में दम है। ये एक और ट्रेड ऑफ है। हमने क्लाइंट साइड कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया, लेकिन सर्वर साइड पर, खासतौर पर गेटवे पर, कॉम्प्लेक्सिटी और जिम्मेदारी बढ़ा दी। बिल्कुल। इसीलिए अच्छी लॉगिंग और ट्रेसिंग टूल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि गेटवे एक ब्लैक बॉक्स ना बन जाए। तो आर्टिकल के हिसाब से हमें यही पैटर्न कब इस्तेमाल करना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट्स 2 मुख्य सिनेरियोज बताते हैं। पहला, जैसा हमने शुरू में बात की, जब एक क्लाइंट को एक ऑपरेशन पूरा करने के लिए मल्टीपल बैकएंड सर्विसेज से कम्युनिकेट करना हो। ओके। और दूसरा, जब क्लाइंट एक हाई लेटेंसी वाले नेटवर्क जैसे सेल्युलर नेटवर्क पर हो, जहां हर राउंड ट्रिप महंगा पड़ता है। एग्जैक्टली। तो वहां कॉल्स को बंडल करना बहुत फायदेमंद होता है। और कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा कोई केस है जहां ये पैटर्न ओवरकिल हो? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपका मकसद किसी क्लाइंट और एक सिंगल सर्विस के बीच कॉल्स की संख्या कम करना है, तो इस पैटर्न की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में सर्विस में ही एक बैच ऑपरेशन बनाना बेहतर होता है। यानी अगर मुझे 10 प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चाहिए, तो 10 अलग-अलग कॉल्स करने की बजाय मैं एक ही कॉल में 10 प्रोडक्ट आईडीज भेज दूं। और सर्विस आपको एक ही जवाब में सबकी डिटेल्स दे दे। बिल्कुल। ओके। और दूसरा सिनेरियो जहां ये पैटर्न शायद जरूरी ना हो, वो है जब क्लाइंट और बैकएंड सर्विसेज एक दूसरे के बहुत पास है, जैसे एक ही डेटा सेंटर में। हाँ, और लेटेंसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे में डायरेक्ट कम्युनिकेशन ज्यादा सिंपल हो सकता है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये सिर्फ इस पैटर्न के लिए यूनिक नहीं है। ये किसी भी अच्छे क्लाउड एप्लीकेशन के फंडामेंटल पिलर्स होते हैं। इनफैक्ट आर्टिकल में इन्हें एज्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के कोर प्रिंसिपल्स से सीधी जोड़ा गया है। अच्छा, तो ये फ्रेमवर्क क्या है और ये पैटर्न उसके सिद्धांतों को कैसे सपोर्ट करता है? ये फ्रेमवर्क क्लाउड एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक सेट है। ओके। सबसे पहला सिद्धांत है रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद होना। ये पैटर्न अस्थायी गलतियों को हैंडल करने की जिम्मेदारी क्लाइंट से हटाकर एक सेंट्रलाइज्ड जगह यानी गेटवे पर ले आता है। इससे क्लाइंट कोड सरल रहता है। हाँ। दूसरा सिद्धांत है सिक्योरिटी।
मुझे लगा ही था। एंड पॉइंट्स जानने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ गेटवे से कनेक्ट करना होता है। तो ये एक सिंगल हेविली गार्डेड गेट की तरह है। बिल्कुल, बजाय इसके कि आप दर्जनों भर पिछले दरवाजे खुले छोड़ दें। बैकएंड सर्विसेज को पूरी तरह नेटवर्क आइसोलेटेड रखा जा सकता है। इसके बाद है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। जी, चूंकि क्लाइंट सिर्फ गेटवे से बात करता है, आप बैकएंड में सर्विसेज को बदल सकती हैं, उन्हें री-इम्प्लीमेंट कर सकती हैं या डेटा सोर्सेज बदल सकती हैं और क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा। इससे मेंटेनेंस और अपडेट्स बहुत आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, और आखिर में परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, जिसके बारे में हमने बात की। हाँ, मल्टीपल कनेक्शंस बनाने की तुलना में इसमें कम लेटेंसी लगती है और साथ ही गेटवे पर कैशिंग इंप्लीमेंट करके बैकएंड कॉल्स को और भी कम किया जा सकता है। आर्टिकल में इसे अमल में लाने के लिए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल भी दिया गया। हाँ, NGINX और लुआ का इस्तेमाल करके, जो कि एक बहुत हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है, उसे गेटवे की तरह कॉन्फ़िगर किया गया है। ओके। उस पर एक बैच एंड पॉइंट बनाया गया है। जब क्लाइंट इस एंड पॉइंट पर एक जेसन रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें बताया गया होता है कि उसे कौन-कौन सी इंटरनल रिक्वेस्ट्स करनी है, तो एक लुआ स्क्रिप्ट जो NGINX के अंदर ही चलती है, उस रिक्वेस्ट को पार्स करती है। राइट। और उसमें से मल्टीपल इंटरनल रिक्वेस्ट्स निकालती है और NGINX के एक खास फंक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें पैरेलल में एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, और फिर? और जब सभी सर्विसेज से जवाब आ जाते हैं, तो स्क्रिप्ट उन सभी रिस्पॉन्सेज को एक सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट में कंबाइन करके क्लाइंट को वापस भेज देती है। तो ये दिखाता है कि इस पैटर्न को असल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हाँ, और NGINX अपनी परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए जाना जाता है और लुआ स्क्रिप्टिंग उसे इस तरह की कस्टम लॉजिक के लिए फ्लेक्सिबल बनाती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? गेटवे एग्रीगेशन पैटर्न ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में और खासकर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशंस में क्लाइंट साइड कोड को सरल बनाने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, ये अपनी जिम्मेदारियों के साथ आता है। By solving the problem of a chatty client, you're creating a new, highly critical component. असली चुनौती एग्रीगेशन नहीं है। असली चुनौती एक ऐसा गेटवे बनाना है जो उसके पीछे की सर्विसेज के कंबाइंड सिस्टम से भी ज्यादा रिलायबल हो। मतलब अगर आपका गेटवे बुलेट प्रूफ नहीं है, तो आपने अपने सिस्टम को ज्यादा रिलायबल नहीं, बल्कि कम रिलायबल बना दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, आर्टिकल में गेटवे ऑफलोडिंग और गेटवे राउटिंग जैसे रिलेटेड पैटर्न्स का भी जिक्र है। अच्छा। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि गेटवे सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि यह आर्किटेक्चर में एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट है। राइट। एप्लीकेशंस को और भी ज्यादा सरल, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए इस गेटवे पर और कौन सी स्मार्ट लॉजिक रखी जा सकती है? जैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को हैंडल करना, रिक्वेस्ट्स की रेट लिमिटिंग करना या क्लाइंट के लिए डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। संभावनाएं बहुत हैं। Thank you for watching The Funnel Effect.